मानव जायसवाल हमें ज्वाइन कर रहे हैं, प्रवक्ता है टीएमसी के। संगीत रागी जी इस वक्त हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और अनिल यादव हमें ज्वाइन कर रहे हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। इस वक्त मोहसिन रजा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी की ओर से, उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री मोहसिन रजा साहब और मानव जायसवाल। सवाल यह है कि क्या टीएमसी को इस बात ये कबूल है कि राहुल गांधी नेतृत्व करें और टीएमसी उनका सपोर्ट करे, चुनाव लड़े? क्योंकि अरविंद केजरीवाल आज ही विधानसभा में कह रहे थे कि समय का कोई भरोसा नहीं हो सकता है, केंद्र में हमारी सरकार हो। सर, पहले तो सभी को मेरा नमस्कार है और आप सबको शुभकामनाएं हैं। और जहां तक बात है सर, अभी बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है कभी कभी ये सोचना कि हम कहां डिबेट कर रहे हैं, हम किससे डिबेट कर रहे हैं। सबसे पहली बात क्या है कि 2024 आने वाला है, उससे पहले 2023 है। और मैंने सिलसिलेवार तरीके से बीजेपी के प्रवक्ता और साथ ही साथ बीजेपी के तथाकथित सपोर्टर जो एक्चुअल बीजेपी के ही एक प्रवक्ता है उनके बारे में सुना। एक हमारे जो आदरणीय जो प्रवक्ता है बीजेपी के, उन्होंने बोला 8 साल बनाम 60 साल। बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने बोला 8 साल। देखिए, पिछले 60 साल मैंने 67 सालों में हमारे देश का टोटल कर्ज था 56 लाख करोड़। इस 8 सालों में हो गया 149 लाख करोड़। 85 लाख करोड़ के आसपास लगभग ये 8 सालों में इन्होंने ले लिया है। 10-10.5 लाख करोड़ हर साल ये कर्जा लिया, पता नहीं पैसे कहां रखे हैं। हमारे संगीत गायक बहुत अच्छे से बोलते हैं कि भाई पहले के जो नेहरूवियन थियरी थी, कम्युनिस्ट थियरी थी, बहुत अच्छी बात है, बहुत कुछ थियरी होंगी, लेकिन धरातल पे क्या था? ट्रेनें थी, धरातल पे हवाई जहाज कंपनियां थी जो सरकार की थी, केंद्र की थी। बहुत ओएनजीसी जैसी कंपनियां हैं, आईआईटीज है, एक जो बहुत सारी चीजें आपको टिकट अब बस फर्क इतना है कि आज आप कर्ज ले रहे हैं और बेच भी रहे हैं। अरे थोड़ी सुनने की क्षमता रखिए, सुनने की क्षमता रखिए, तो उतारो क्यों हो जा रहे हैं? रुकिए, सुनिए, आप डिस्टर्ब करते हैं। हमने डिस्टर्ब नहीं किया, हमने तो हाथ उठाया, आप भी हाथ उठाइए, कलम दिखाइए। अब ये क्या बोलते हैं कि थियरी की बात करते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि जब हमारा देश आजाद हुआ तो 400 करोड़ के ऊपर कर्ज था, सुई तक नहीं बनाते थे हम लोग। ये किसी में हमारे पूर्वजों की देन है कि आज हम कुछ ना कुछ बेच पा रहे हैं जो ये बेच रहे हैं। मेरे दादा परदादा शायद हल चलाते होंगे, आज हमारे पास मकान है, तो इसके लिए मैं अपने दादा परदादा को गालियां नहीं दूंगा, मैं उनका आशीर्वाद चाहता हूं। यही हमारी संस्कृति है, लेकिन इनको नहीं पता चलेगा। हम पूछना चाहते हैं कि एमपीएस जो हो रहे हैं हमारे देश में किस तरीके से है। आज आपको मैं बता 2024 क्या है। हमारी नेत्री ने बताया 2024 के लड़ाई बीजेपी के है। बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी दादा परदादा थे, जीरो लेके गए, आपको जीरो लेके गए। आपके बड़े बड़े सरकार के दावे आए थे 37 साल के बंगाल में कम्युनिस्टों का जब शासन था, तो उनको भी आप दादा परदादा मानते हैं क्या? अरे सुनिए ना महाराज, नहीं, कम्युनिस्टों के प्रति आपके दादा परदादा वाली ही रिलेशनशिप है क्या? अब आप देखिए कितने अभद्र हो जाते कभी कभी आप। अरे भाई, मैं तो सवाल कर रहा हूँ सर, अभद्रता इसलिए तो मैंने कोई ना मैंने कोई असंसदीय भाषा का प्रयोग। जायसवाल जी, देश के आजादी जल्दी कंप्लीट कीजिए के कर्ज के बारे में आपको अवगत कराया, धन्यवाद। अब मैं पूछना चाहता हूं सर, आप जो बताते हैं ना 2024 बहुत सुंदर तरीके से, जिस तरीके से आज हमारी नेत्री ने जो लड़ाई करी 2021 में, पूरे देश को पता चला कि बीजेपी कैसे हारती है। अब इन्होंने क्या किया, नड्डा जी को 1 साल का एक्सटेंशन दिया है। बहुत सारे एक्सटेंशन देते हैं, लेकिन ये वही नड्डा जी है ना जो हिमाचल के हैं, हार गए ना, इनका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है। अब 156 इंच का सीना है गुजरात में, तो किसकी क्रेडिबिलिटी है और हार किसकी है, ये दुविधा है, ये नहीं बता पाएंगे। ये प्रॉब्लम है इनको। साथ ही साथ पूछना चाहते हैं सर, ये जो 8 साल बनाम 60 साल है ना, यही आपको ले बीतेगा। क्यों? क्योंकि जो बेरोजगारी का दर है वो पिछले 40 साल 50 साल में नहीं हुआ। जो जिस तरीके से महंगाई आपके मुताबिक बेरोजगारी बड़ा मुद्दा होगा और हार जाएगी। नहीं, मुझे एक बात बताइए, ये कौन सी ऐसी बात है जो 2019 में नहीं कही कि कर्जा बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, नौकरियां नहीं है, वादे पूरे नहीं किए? ये कौन सी ऐसी बात थी जो 2019 में नहीं दोहराई विपक्ष के नेताओं ने? और कौन सा बड़ा फर्क 2019 से 2023 पे जब आप चर्चा कर रहे हैं, तो क्या बड़ा फर्क है आपके नैरेटिव में? मैं ये जानना चाहता हूं। घनश्याम तिवारी जी इस वक्त हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के। मैंने जो सवाल पूछा था उसका उत्तर तो नहीं दिया मानव जायसवाल जी ने कि क्या टीएमसी को कबूल होगा कि वो राहुल गांधी के साथ जाए। क्या समाजवादी पार्टी ये तय कर पा रही है कि कैसे चुनाव लड़ना है? राहुल गांधी के साथ जाकर चुनाव लड़ना है, अकेले अपने दम पर मोदी जी को हरा लेंगे? क्या आप लोगों का अप्रोच रहेगा चुनाव में?
और अभी समाजवादी पार्टी के हमारे मित्र बोल रहे थे जिन्होंने अपराधीकरण कर रखा था राजनीति में उत्तर प्रदेश के अंदर, ये हमें ज्ञान बांट रहे हैं और राष्ट्र को सुरक्षा देने वाले आदरणीय मोदी जी, अरे बेचैन मत होइए, चीखिए मत, आराम आराम हौले हौले चलिए। हम 24 में आपको हराएंगे और 24 में हैट्रिक करेगी भारतीय जनता पार्टी जीत की। आदरणीय मोदी जी ने जो विकास किया है वो विकास किसी से छुपा नहीं है। आप लोगों का विकास नहीं हो पा रहा है, खाली आपकी राजनीतिक रोटियां नहीं सिक पा रही हैं। गांव गरीब संपन्न हो रहा है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में। आप लोगों की दुकानें बंद हुई हैं। आज बीच में अगर आपको अपने बीच में बोलना पसंद नहीं है, घर मिल रहा है तो थोड़ी देर रुक जाइए, मैं आपके पास आऊंगा। देखिए मैंने आपको उत्तर देते वक्त टोका नहीं। और कोरोना काल में हमने तो विश्व स्तर पर भी वैक्सीन, एक मिनट रुक जाइए, आपको उत्तर देने का समय दूंगा मैं। सुरक्षा भी दी और सुरक्षा खाद भी दी, तो इसलिए आप बेचैन हैं। आप सबकी दुकानें बंद हो रही हैं। आप लोगों ने देश को खतरे में डालने का काम किया और 2014 से रो रहे हैं आप। सारे लोग रोना रो रहे हैं, अब की हरा देंगे, अब की हरा देंगे, अब की हरा देंगे। अरे भाई, देश की जनता जिताती है, आप नहीं हरा सकते। देश की 135 करोड़ जनता को विश्वास है आदरणीय मोदी जी के ऊपर, आप पर विश्वास नहीं है। आप लाइए ना नेशनल लेवल पर अपना कोई नेता, तो हम जाने। आपको नकार दिया है जनता ने। आप घुसपैठियों के साथ सरकार बनाते हैं, वो अपराधियों के साथ सरकार बनाते हैं। हम हिंदुस्तानियों के साथ सरकार बनाते हैं और हिंदुस्तानियों की चिंता करते हैं, राष्ट्र की चिंता करते हैं, राष्ट्र की धार्मिक धरोहर की भी चिंता करते हैं। अभी रागी जी ने बहुत अच्छे से आपको जवाब दिए, आप सब बेचैन हो गए। आपको जवाब से संतुष्ट इसलिए नहीं होंगे, 14 हारे आप, 19 हारे, 24 में फिर हारेंगे आप। अभी आप देखिएगा प्रचंड बहुमत, मैंने कहा ना 400 सीटें हम जीतेंगे आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में। आप देखिएगा और आप सब चीखते रहिएगा। बार बार आप सब एक होते हैं, आप देश को हराने खड़े होते हैं। मोदी जी देश को नहीं झुकने देना चाहते, इसलिए जनता उनके साथ खड़ी होती है। आप लोग देश को हराने वाले लोग हैं, मोदी जी देश को जिताने वाले इंसान हैं, इसलिए आदरणीय मोदी जी के साथ में देश की पूरी करोड़ करोड़ जनता खड़ी रहती है। आपको कुछ नहीं हाथ लगने वाला। आज देश की जनता संपन्न हो रही है, ये आंकड़े अपने पास रखिए। आज देश के पास हो रहा है, गांव गरीब संपन्न हो रहा है, एयर कनेक्टिविटी। मेरा ये कहना है कि आपको अगर गुजरात नहीं दिखता, हिमाचल प्रदेश दिखता है, तो फिर आपको नंदीग्राम भी दिखना चाहिए। आपको फिर नंदीग्राम भी दिखना चाहिए अगर आप इस पर एनालिसिस करते हैं किसी नेता का होना। जी, अरे भाई, ये लोग तो वहां पर अपराधीकरण भी किए हुए हैं राम जी। ये देखिए, ये लोग तो बहुत बड़ा गुंडों के दम पे, घुसपैठियों के दम पे, अलगाववादियों के दम पे सरकार चलाते हैं। मैं अनिल यादव जी को लेकर आता हूँ चर्चा में। अनिल यादव जी को प्लीज प्लीज प्लीज, जायसवाल साहब और अरे मोहसिन साहब, आप जुट जाइए भाई, और लोगों को बोलने दीजिए। देखिए जायसवाल को लेकर बड़े चुनाव में हालत हो जाती है, तो आप समझ सकते हैं कि मानव जायसवाल जो पहली बार में आपने उत्तर नहीं दिया। देखिए, जो बात आप कह रहे हैं लगभग वही बात कांग्रेस के प्रवक्ता भी कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी कह रहे हैं, यानी सभी पार्टियों के पास जो विपक्ष में है कमोबेश वही मुद्दे और वही बातें हैं। लेकिन क्या मैंने जो पूछा था कि ममता बनर्जी को, टीएमसी को कांग्रेस का नेतृत्व कबूल है, उनके साथ जाएंगे या विरोध में लड़ेंगे? सर, दो चीज मैं आपको परिप्रेक्ष्य में बता देना चाहता हूं। पहले तो अभी समझ लीजिए कि 2024 की जो लड़ाई है वो देश वर्सेस बीजेपी की है। अब वो बीजेपी है कि एनडीए है, कि बीजेपी बाद में तय कर ले, क्योंकि उनके पास बहुत सारे आंकलन है, बहुत सारे उनके दोस्त मित्र अभी भी है और बहुत सुविधा है। तो जिस तरीके से आप सच्चाई को क्यों नहीं मानना चाहते? मैं बता रहा हूं, मैं सच्चाई, मैं ये कह रहा हूं, सच्चाई को क्यों नहीं मानना चाहते? मैं ये कह रहा हूं कि अगर ममता बनर्जी, लेफ्ट, कांग्रेस, बीजेपी सब लड़ेंगे, 200 रुपए देने पड़ते हैं, वो देश में नहीं है, मतलब देशवासी है ही नहीं। रुकिए, अब मैं बता देना चाहता हूं, ये पता है, पूरे देश को पता है कि आज कांग्रेस सबसे बड़ी एक ऑपोजिशन पार्टी है। जिस तरीके से उनकी जो सीटें हैं, जहां जहां उनके जो पकड़ है, ये सच्चाई है, वास्तविक है। कांग्रेस को आत्मचिंतन अपने को करना होगा कि कांग्रेस किस तरीके से लड़ना चाहती है, कहां वो टकराना चाहती है बीजेपी से। एक मजबूत गठबंधन होना चाहिए, एक मजबूत ऑपोजिशन होना चाहिए। और रीजनल पार्टियों का मैं बता देना चाहता हूं, ये मैं भविष्यवाणी नहीं बोलना चाहता, रीजनल पार्टियों का बहुत बड़ा योगदान होगा आने वाले सरकार बनाने में। मैं आपके साथ एक चीज साझा करना चाहता हूं, ये एक नाम है डीडी सुरक्षा कवच। ये सुरक्षा कवच है जो बंगाल में जितने भी हमारे जो स्कीम्स है, जितने भी हमारे व्यवस्थाएं हैं, वो हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं।
मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जिस तरीके से लोग देखना चाहे देखें। आज वर्तमान में मैं कांग्रेस को बोलना चाहता हूं, मैं भाजपा को बोलना चाहता हूं, सपा को बोलना चाहता हूं, जितनी भी ऑपोजिशन पार्टी है, एक कवच आपके पास है पूरे देश में, वह ममता बनर्जी। एक कवच लेके चलिए, समझ लीजिए। अब इसी से समझ लीजिए, ये बहुत बड़ी बात कही आपने। नहीं समझाए आपने, जिसको समझाया मैं सबसे उत्तर लूंगा। और पहला उत्तर मैं अनिल यादव से लेना चाहता हूं। इस सबके बीच एक अपडेट यह है कि कार्यकारिणी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भाषण कर रहे थे, उनका भाषण खत्म हुआ है और कुछ देर के बाद उसके अपडेट्स भी आएंगे कि उन्होंने क्या कहा, वो भी दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन पढ़ रहे हैं कि किसी को नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही, रोजा नहीं, तो डराने की कोशिश मत कीजिए। केवल इतनी सी बात है। मानव जायसवाल के पास में चलता हूं। जायसवाल साहब बताएं। सर, इस तरीके से टिप्पणीबाजी करते हैं ना भाजपा वाले, कोई भी शूटिंग रिमार्क्स दे देना, मुझे समझ में नहीं आता है कि ये करना क्या चाहते हैं। पहले तो भारतीय जनता पार्टी जो है, इनके नेता है ना प्रमुख प्रचारक, दावोस में जाके बोलते हैं 600 करोड़ लोगों ने इनको वोट दिया था। अरे 600 करोड़ लोग कहां से आए थे? ठीक उसी तरीके से जहां 11 करोड़ टॉयलेट बन जाते हैं, जहां 43 करोड़ लोग देश के कोने में सुरक्षा देते हैं, आप तो घुसपैठियों को पालते हैं, आतंकियों को महिला मंदिर चलते हैं, आप तो सीधे तौर पर सरकार में जगह मिल जाए पे सरकार बनाते हैं। आप आपकी सरकार अलगाववाद और घुसपैठियों आपको पता है, वो आपको सहयोग करते हैं, तो आपकी सरकार बनती है। हम देशवासियों की सरकार देशवासियों के वोट से बनाते हैं और गिराते हैं, वो सरकार चलाते हैं। ये अपने पुराने मित्र जो है ना, आपके अपने पार्टियों में जो बड़े बड़े नेता हैं, पढ़ने पर सर्जिकल स्ट्राइक भी करते हैं, देश के लोग सुरक्षित रहें। और आप देश में घुसपैठियों ठीक है, आप आतंकियों को भरोसा मंडित करते हैं, आप जानते हैं मीडिया को कैसे काबिज करना है। सुबह शाम दिन रात एक करके मीडिया को खरीद रहे हैं। मैं जो बोलेगा मेरा भाऊ बोलेगा, सुन लीजिए, ये जाग चुका है। अब 2019 का पुलवामा नहीं होगा, और अगर हुआ तो ये याद रखिएगा, ये आपका षड्यंत्र होगा। प्रधानमंत्री का सीना सिर्फ नाम का नहीं, वो देश को हैं 8 वर्षों में, इसलिए सारे विपक्षी दल परेशान हैं, सारे विपक्षी दल परेशान हैं कि आदरणीय मोदी जी कर क्या रहे हैं। पूरे दुनिया में लोग राजनीतिक कीजिए। मानव जायसवाल, आपकी सारी बातें मैंने इस मंच से जाने दी। आप विपक्ष के नेता हैं, आपकी सारी बातें जाने दी, लेकिन आप जब पुलवामा को लेकर टिप्पणी करें तो ये भी देखें कि वहां पर सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारे देश के सशस्त्र बलों की है, हमारे देश की सेना की है, और सेना किसी पार्टी के हिसाब से नहीं चलती है। सेना कोई विस्फोट नहीं करवाती है। तो कुल मिलाकर कुछ टिप्पणियां हिसाब किताब से कीजिए। वहां कोई बीजेपी का नेता बम रखने जाएगा और सेना नहीं रोकेगी, ऐसा नहीं होता है। आप कुछ भी बात करेंगे और चलेगा, ये नहीं चलेगा। प्लीज प्लीज, मैंने कहा कि कुछ रिमार्क छोड़ दीजिए, बाकी चीजों पर पॉलिटिक्स करिए, और आपका काम राजनीति करना है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति बम रखने के लिए जाएगा, हमारे देश की सेना उसको रोकेगी, वो किसी भी दल से जुड़ा हुआ हो। ये मत बताइए आप कि क्या षड्यंत्र हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। इधर उधर की टिप्पणियां मत कीजिए। मैं देश की सेना पे, सीआरपीएफ पे, सीआईएसएफ पे, इन पे भरोसा कीजिए। एक जवान वहां अपनी जान लगा के खड़ा रहता है कश्मीर में, और आप यहां बता रहे हैं कि षड्यंत्र हो रहा है। प्लीज उस पर टिप्पणी मत कीजिए। बाकी सारी चीजें मैं पॉलिटिकली आपकी मान लूंगा। तोड़ते हैं ये सुरक्षा कर्मियों और देश की सेना में विश्वास। ठीक, जायसवाल साहब संगीत रख। देखिए राम मोहन जी, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनके एजेंडे में क्षेत्रवाद है, अल्पसंख्यकवाद है और जातिवाद है। ये 3 फैक्टर, और बंगाल के केस में जो घुसपैठवाद है और घुसपैठियों को नागरिकतावाद देने के 4 प्रमुख मुद्दे हैं। प्लीज धैर्य रखिए। इतना दर्द क्यों हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी का जो आप एजेंडा देखेंगे, यदि पूरे एजेंडे को देखेंगे तो राम, रोटी और राष्ट्रवाद, ये 3 उसके प्लैंक मूलतः हैं। जब मैं राम कह रहा हूं तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, जब मैं राम की बात करता हूं तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, जब रोटी की बात करता हूं तो डेवलपमेंट और सामाजिक न्याय, और तीसरी बात जो राष्ट्रवाद है, जिसको हम मैस्कुलिन, जिसको नेशनलिज्म कहते हैं,
जिस पाकिस्तान में घुसपैठ किया तो हम उसको जवाब देंगे, यदि किसी और ने किया तो हम टिकट करेंगे। जायसवाल साहब, हम भारत को नाराज हो जाते हैं वो ऐसी नारेबाजी पे, प्लीज। हम विश्व के भारत को विश्व के पटल पर एक डेवलप्ड राष्ट्र के रूप में खड़ा करने और उसको एक श्रेष्ठ भारत रूप में खड़ा करने, उसके वजूद को दुनिया आपसे आवाज सुन नहीं पा रहे, प्लीज प्लीज एक मिनट कंप्लीट करने दीजिए। रागी साहब को फिर मैं दो और मेहमान है, अनिल यादव जी, उनके पास जाना है मुझे जी। मैं बहुत छोटी टिप्पणी कर रहा हूं। देखिए, यदि आप पूरे नोट पे बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे